यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का आईपीओ ओपन हो चुका है। अभी क्या है, आईपीओ की बाहर लगी हुई है। पिछले हफ्ते 8 आईपीओ थे, तो 8 आईपीओ का रिव्यू करके डाला मैंने वीडियो में। अगर अभी तक नहीं देखा तो वो आप देख सकते हो। पर अभी जो ऑनगोइंग आईपीओ है वो है यूनिमैक का। तो आप भी जानते हो मैं सिर्फ आईपीओ के रिव्यू नहीं करता, मैं थोड़ा बिजनेस के साइड पे भी चलता हूं और बिजनेस से लेके फिर आईपीओ सब्सक्राइब करने लायक है कि नहीं उसके बारे में बात करता हूं। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि यूनिमैक करता क्या है। सेकंड, यूनिमैक जिस स्पेस में है उसमें कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं और वो क्या कर रहे हैं। थर्ड, यूनिमैक के आईपीओ की डिटेल्स को समझेंगे, कब वो ओपन हो रहा है, किस प्राइस बैंड पे ओपन हो रहा है, कितना पैसा रेज कर रहा है। फोर्थ, बाजार सुकैच है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और अंत में ये जानेंगे कि क्या ये आईपीओ सब्सक्राइब करने लायक है भी कि नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया है यूनिमैक की कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस। यूनिमैक जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है वेरी क्रिटिकल आइटम्स फॉर एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड एनर्जी सेक्टर। जनरली ये कंपनी बिल्ड टू स्पेसिफिकेशंस यानी कि क्लाइंट के ऑर्डर को देने के बाद अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं है कि इनके पास एक रैक पे सामान पड़ा है और आप जाके उठा सकते हो। क्लाइंट एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन और डिजाइन देता है, उसके हिसाब से ये प्रिसिशन के साथ अपना काम करते हैं। इसीलिए ये कंप्लीटली डिजाइन ओरिएंटेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड काम करते हैं। अब डिजाइन और सोल्यूशन ओरिएंटेड जब भी कोई कंपनी काम करती है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें पता चलेगा आगे जाके। आप ये स्क्रीन पे कुछ इनके आइटम्स देख सकते हैं जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि इंजन लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग बीम्स, और ये बता रहे हैं कि कौन सा एंड यूज इंडस्ट्री है, एरोस्पेस। तो आप देखेंगे एरोस्पेस के लिए ये काफी मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारी किट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और शाफ्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। एरोस्पेस का ये बहुत काम करते हैं। फिर ये डिफेंस की आइटम्स जैसे हेड एंड डोम हो गया, मिसाइल कंपोनेंट हो गया, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑटोमोटिव के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो सारे सेक्टर्स हैं इनको ये सर्व करते हैं और कुछ ये इनके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स है जो ये यूज करते हैं। क्योंकि क्या है कि जनरली हमें B2C कंपनीज के बारे में पता है जिनके प्रोडक्ट्स हमने देखे होते हैं, पर ऐसी कंपनीज के हमने प्रोडक्ट ही नहीं देखे होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वे बेच क्या रहे हैं। तो कुछ फोटोज इन्होंने अपने DRHP में डाली हुई हैं। तो दोस्तों अब ये तो समझ आ गया कि यूनिमैक करता क्या है। अगला जो पॉइंट है कि इस सेक्टर में और कौन कौन से प्लेयर्स हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं और यूनिमैक इनसे अलग क्या है, और यूनिमैक जो काम करता है उसमें कौन कौन से कंपनीज काम कर रही हैं और कौन कौन सी कंपनीज काम नहीं कर रही, ये एक छोटे से टेबल से आप देख सकते हैं। तो यूनिमैक आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट MRO टूल्स में है, इंजन MRO टूल्स में है, लाइन मेंटेनेंस टूल्स में है, इंजन स्टैंड्स में है, मॉड्यूल ट्रांसपोर्टेशन में है और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। तो इसके सारे पॉइंट्स पे आप टिक मार्क देख सकते हो। उसके अलावा जो इनके कंपेटिटर्स हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं वो है आजाद इंजीनियरिंग, डायनामैटिक्स टेक्नोलॉजीज, एमटार, पारस डिफेंस। पारस डिफेंस ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले कुछ सालों में उसने। डेटा पैटर्न्स हो गया, जेविल एरोस्पेस, जेंडामार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जयसारा टूलिंग सिस्टम्स और टेक एरा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी जो है इन्हीं की स्पेस की कंपनीज है। यूनिमैक, जेंडामार्क और टेक एरा, इन कंपनीज के अलावा बाकी सारी कंपनीज में कंप्लीट कैपेबिलिटीज नहीं है, सिलेक्टिव कैपेबिलिटीज हैं। तो यह दिखाता है कि यूनिमैक एक कंप्लीट 360 डिग्री प्लेयर है और वो सारे क्लाइंट्स को सर्विसेज करता है जिनको इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये एक बहुत अच्छा टेबल बताया है जिसमें ये सारी कंपनीज का रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सब कुछ जो है बताया हुआ है। तो आप इसमें देखें तो यूनिमैक का जो रेवेन्यू है वो है 2087 मिलियन यानी कि 208 करोड़ रुपए। अगर इसमें आप देखें जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो डायनामैटिक्स टेक्नोलॉजीज का है जो है 1429 करोड़ रुपीस। बाकी और भी कंपनीज है जैसे आजाद इंजीनियरिंग है जिसका 340 करोड़ के आसपास है, एमटार है जिसका 580 करोड़ है, और जो बाकी इनकी कंपनीज है जैसे जेंडामार्क है जो सारे सेक्टर्स में है उसका 71 करोड़ है और टेक एरा का 38 करोड़ है। तो यानी कि यूनिमैक एक अच्छे स्पेस में है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू ऑल्सो। तो दोस्तों एबिटा अगर हम देखें तो एबिटा के टर्म्स में सबसे ज्यादा जेवेल एरोस्पेस का है विच इज 58.9%, बट इसका रेवेन्यू बड़ा कम है, 24 करोड़ का है। उसके अलावा अगर आप बड़े रेवेन्यू में देखें तो बड़े रेवेन्यू में डेटा पैटर्न्स का 42.6% है और यूनिमैक का 37.9% है, यानी कि इनका एबिटा बहुत ज्यादा है। एबिटा का फुल फॉर्म होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स, एमोर्टाइजेशन। इसका मतलब यह है कि ये वो कमाई होती है जो रेवेन्यू में से सप्लायर को पैसा देने के बाद और घर चलाने के बाद यानी तनख्वाह देने के बाद, मार्केटिंग कॉस्ट भरने के बाद और सेल्स कॉस्ट भरने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको एबिटा कहा जाता है। तो एबिटा जो है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है और ये कंपनीज यूज करती हैं अपने आप को बाकी सारी कंपनी से कंपेयर करने के लिए। तो इस कंपैरिजन में हम देख सकते हैं कि यूनिमैक का एबिटा बहुत स्ट्रांग है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के केस में भी जो यूनिमैक है वो नंबर 3 पे आती है। सबसे ज्यादा जेवीएल का है, उसके बाद डेटा पैटर्न्स का है और उसके बाद यूनिमैक का है, यानी कि एक बहुत हेल्दी मार्जिन है। 27.9% एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। तो हम समझ सकते हैं जितने भी ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा मार्जिन
होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि धंधे में कितना पैसा लगा है और वो पैसा कितना रिटर्न्स दे रहा है उसके हिसाब से तो ये एकदम रॉकस्टार कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। आप देखेंगे 54.4%, यानी कि अगर इस बिजनेस में 100 रुपए लगे हैं तो ये साल का 54.4 जनरेट करके दे रहा है। तो इतनी जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी वाला बिजनेस है। और वही रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि जो शेयर होल्डर का पैसा लगा है उस पर भी साल का 53% का रिटर्न ये बना के दे रहे हैं। अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें यानी कि पैसा कितने दिन फंसता है इनका, तो इनका पैसा फंसता है 117 दिन। बाकी कंपनीज का आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, किसी का 777 डेज है, किसी का 600 डेज है। ये नंबर जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर ये नंबर माइनस में है तो इसका मतलब है कि बिजनेस में कैपेबिलिटी है कि वो सप्लायर के पैसे पे धंधा कर सकता है। वैसे यूनिमैक के केस में ऐसा नहीं है, 117 दिन का टोटल साइकिल है, यानी कि जब भी वो इन्वेंट्री खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको सेल करते हैं, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं पैसा, उतने में 117 दिन लग जाते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है किसी बिजनेस में, तो नीचे वर्किंग कैपिटल लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आगे जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा दीजिए, क्योंकि अभी भी आईपीओ में अप्लाई करना कि नहीं वो आना बाकी है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है भाई, लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना जो आईपीओ करते रहते हैं। अब ये एक टेबल देख के आपके होश उड़ने वाले हैं। अगर आप यूनिमैक का रेवेन्यू स्प्लिट देखें तो 2024 में उनके टोटल रेवेन्यू का 2.36% जो है वो इंडिया से आया है। इंडिया में इनका ऑर्डर कौन करता होगा? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बिकॉज उनका एविएशन का काम है। 92% जो इनका रेवेन्यू आया है वो यूएसए से आया है, क्योंकि बोइंग जो है वो यूएसए में है। उसके बाद 5.43% जो आया है ऑर्डर वो जर्मनी से आया है। क्यों? क्योंकि एयरबस जर्मनी में है। तो ये इसके मेजर जो क्लाइंट्स है वो बोइंग और एयरबस है, क्योंकि मेजर इसका जो रेवेन्यू है वो इन दोनों कंपनी से आता है और एरोस्पेस इंडस्ट्री से आता है। और इसके अलावा बाकी अदर से 0.02% के आसपास है। पर अगर आप इस साल में पहले 6 महीने में देखें तो इंडिया का नंबर 2.36 से बढ़ के 4.33 हो गया है, यानी इंडियन कंपनीज भी अब ज्यादा ऑर्डर करने लग गई हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि इंडिया में भी अब कैपेबिलिटीज डेवलप होने लग गई हैं। वहीं यूएस का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था वो 92% से घट के 82% हो गया है। हो सकता है बोइंग ने ऑर्डर्स कम कर दिए हो और वहीं पे एयरबस के ऑर्डर्स बढ़ गए हैं और एयरबस ने इनका जो रेवेन्यू शेयर है जर्मनी का वो करीबन 13% कर दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और आप समझिए, अगर पूरे चार्ट को समझेंगे तो यानी कि 95% से ज्यादा रेवेन्यू जो इस कंपनी का है वो एक्सपोर्ट से आता है, सिर्फ 5% जो है वो देश से आता है। इसीलिए इसके मार्जिन्स इतने ज्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप बिजनेस करते हैं और अगर आप बिजनेस में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको डॉलर और यूरो में पेमेंट आएगी, पर इंडिया में जब आप काम करवाएंगे तो आपको रुपये में काम कराना पड़ेगा। यह भी एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल होता है और इस बिजनेस मॉडल पे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज काम करती है और जबरदस्त प्रॉफिट बनाती है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर स्प्लिट हमें समझ आया इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं वीडियो के, कि आइए जानते हैं आईपीओ के बारे में। ये 500 करोड़ का इशू है, जिसपे से फ्रेश इशू जो है वो 250 करोड़ का है और बचा हुआ 250 करोड़ प्रमोटर कैश आउट है, यानी कि 50-50 है। आईपीओ की जो डेट्स हैं वो 23 तारीख को ये ओपन हो चुका है, यानी कि येस्टरडे ओपन हो चुका था और 26 को क्लोज हो जाएगा। 745 से 785 रुपीस पर शेयर का इसका लिमिट है। अगर आप रिटेल में हैं तो आपको 19 शेयर का मिनिमम लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, यानी करीबन 15,000 रुपए। अगर वहीं आप स्मॉल एचएनआई हैं तो 266 लॉट्स और अगर बिग एचएनआई है तो मिनिमम 1292 लॉट्स, यानी कि 10 लाख रुपए की आप एप्लीकेशन करेंगे। अगर रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के हिसाब से देखें तो हर साल आप देखेंगे इन्होंने मैसिव जंप्स लिए हैं रेवेन्यू में। एक साल पहले इनका रेवेन्यू 95 करोड़ था, फिर 213 और अब हाफ ईयर का रेवेन्यू 127 करोड़, यानी ये आराम से इस साल 250-260 करोड़ करेंगे। अगर आप इनका पैट मार्जिन देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो हमने डिस्कस किया था पहले। और बोरोइंग जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि इनके प्रॉफिट से कम इनकी बोरोइंग थी पिछले साल। 58 करोड़ का प्रॉफिट था और 28 करोड़ की बोरोइंग थी। तो बैलेंस शीट इनकी बहुत स्ट्रांग लग रही है। इनके सारे केपीआईज बहुत अच्छे हैं, हमने पहले देख लिए थे। एक बार इशू आ गया तो इनकी मार्केट कैप बन जाएगी करीबन 4000 करोड़ और पोस्ट आईपीओ जो इनका प्राइस टू अर्निंग्स बनेगा वो बनेगा 51.61% का। पर इसको जानना पड़ेगा हमारे को कंपेयर करके कि बाकी प्लेयर्स का प्राइस टू अर्निंग्स क्या है। तो आइए चेक करते हैं कि बाकी प्लेयर्स का प्राइस टू अर्निंग्स क्या है। अगर आप देखें पारस का डिफेंस का 96 टाइम्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 33 टाइम्स है, बीएमएल का 59 टाइम्स है, एमटार का करीबन 132 टाइम्स है और आइडिया फोर्ज का 144 टाइम्स है। मीडियन जो है वो भी 80 टाइम्स है। तो यानी कि मीडियन का प्राइस टू अर्निंग्स जो है उससे भी कम प्राइस टू अर्निंग्स पे ये इशू आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इशू राइटली प्राइस्ड है। अब देखते हैं बाजार में क्या हलचल मच रही है इसको लेके। तो अगर हम बाजार में देखें तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये ऑलरेडी 9.58 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। हर कैटेगरी में आप देखिए, हर कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, चाहे वो क्यूआईबी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो एचएनआईज हो, हर कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। यानी कि ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आईपीओ की तरफ
बढ़ रहा है। पर हमें जानना है कि बाजार શું કહે છે, अगर हम इसमें पैसा लगाते हैं तो कुछ पैसा बनेगा क्या, ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ लिस्टिंग गेन बन सकता है। तो उसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे चल रहा है 64.97%, यानी कि काफी अच्छा चांस है कि आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो दोस्तों ये एनालिसिस करने के बाद इतना तो समझ आ गया कि ये कंपनी बहुत सॉलिड है, इसका फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से आईपीओ में अप्लाई करिए। मार्केट का भी रिस्पॉन्स इसको बहुत अच्छा रहा है कि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी पॉजिटिव है। तो आप अपना डिसीजन लीजिए कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि नहीं। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई लिख दीजिए। अगली वीडियो किस चीज पे बनाऊं ये जरूर बताना। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं कि कौन से फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं अगले साल 2025 में, उनको जरूर देखना। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।